आज एक और सिग्निफिकेंट डे है, 90 years ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग 90 years टुडे। ठीक है, इसको अलग से कवर करेंगे, यूट्यूब पे फॉलो करना, आई मेक अ वीडियो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इसरो ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है, दैट इज बाय डेवलपिंग दी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। ठीक है, जियोसिंक्रोनस अलग अलग प्रकार के ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, जिसमें सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी है या फिर हमको अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट अगर मान लो लॉन्च करनी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस लिए हम लोग वो लॉन्च कर रहे हैं। सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च होती है, व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ अ सैटेलाइट? स्पेस की स्टडी, राइट राइट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, उसके लिए सैटेलाइट्स को हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लेस करते हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट स्पेस की स्टडी के लिए होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स हमारे खुद के पर्सनल यूज के लिए होते हैं, कम्युनिकेशन, बेसिक जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इंटरनेट, राइट, रेडियो सिग्नल्स, एंड एज यू सेड फोटोग्राफिक इमेजिंग, राइट। अर्थ की स्टडी अगर करनी है तो सैटेलाइट इमेजिंग सैटेलाइट या रेडार इमेजिंग सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च करते हैं, राइट। तो हर एप्लीकेशन का, हर एक पर्टिकुलर सैटेलाइट का और उसके एप्लीकेशन का एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करनी है, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब इफ वी आर यूजिंग, जैसे हम लोग जीएसएम सिम कार्ड यूज करते हैं, राइट, इस जीएसएम से पहले सीडीएम में आता था, अभी जो जीएसएम है दैट इज बेसिकली द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। क्या होता है उससे कि रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस में वी आर एबल टू कम्युनिकेट, राइट, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस वी आर एबल टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विथ पीपल एट फार ऑफ प्लेसेस, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाता है कि जियोसिंक्रोनोसिटी का मतलब ये कि अर्थ पे जो इंसान धरती पे रह रहा है, अगर वो किसी और से कम्युनिकेट करना चाहे तो सैटेलाइट का उस लैटिट्यूड पे उस वक्त प्रेजेंट होना जरूरी है ना, राइट। लाइक सपोज आई वांट टू मेक यू अ कॉल, देन इट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द सैटेलाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको कि हम लोग कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। ठीक है, आजकल की जेनजी की भाषा में देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब कर रहा है साथ में। ठीक है, वाइब मैच हो रही है, मतलब सिंक्रोनिसिटी में, सिंक्रोनस है, किसके सिंक्रोनस है, जियो सिंक्रोनस। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स व्हाट, अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के लैटिट्यूड के साथ, एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे सैटेलाइट हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ वो सिंक्रोनिसिटी मेंटेन कर पा रही है जो सैटेलाइट, दैट इज नोन एज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब इसके बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, राइट, आपसे ये पूछ चुके हैं 2017 में या 18 में, आई थिंक क्वेश्चन में आया था कि कौन सी सैटेलाइट, अगर किस एप्लीकेशन के लिए अगर हम लोग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसको कौन से ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, राइट। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स का अधिकतर अगर हम लोग देखें एप्लीकेशन क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन, इमेजिंग, कम्युनिकेशन एंड इमेजिंग। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी सैटेलाइट आती है। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की एक और खास बात यह है कि सपोज कभी वो सैटेलाइट विजिबल हो गई टू एनी ह्यूमन बीइंग, या टेलीस्कोप से सैटेलाइट को कभी एनालाइज करे, किसी भी टाइम हम देखेंगे वो सैटेलाइट एक जगह हमको नजर आएगी, राइट, मॉर्निंग में एट द सेम प्लेस, नाइट में एट द सेम लैटिट्यूड। ऑल्दो वो नॉर्थ टू साउथ वो वेरी करती है, वो मूव करती है, बट सिंक्रोनिसिटी अर्थ के साथ मेंटेन रहती है। दूसरा, it is synchronous with the rotational speed of the earth, rotational speed of earth। अर्थ के स्पीड का जो रोटेशन है, सैटेलाइट के रोटेशन का जो स्पीड है 23 आवर्स 24 आवर्स सेम रहेगा। ठीक, दूसरी प्रकार की जो सैटेलाइट होती है दैट इज दी सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया,
सेम जैसे जियो सिंक्रोनिसिटी होता है, सन सिंक्रोनस मतलब अर्थ से सिंक्रोनाइज ना करके, अर्थ से वाइब ना करके, वो सन के साथ, सन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो प्लेस्ड है, राइट। तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स का आपका पर्पस अलग हो जाता है. इट कैन बी टू स्टडी द स्पेस, राइट. इट कैन बी टू स्टडी द फार ऑफ लैंडस्केप्स ऑन द अर्थ, जो नॉर्मल सैटेलाइट्स रीच नहीं कर पाते. ठीक है. तो सन सिंक्रोनस मतलब कि आप देखो पोलर नॉर्थ एंड पोलर साउथ, इन दोनों एस्पेक्ट से ज्यादा सिंक्रोनाइज करेगी. जियो सिंक्रोनस अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट से ज्यादा सिंक्रोनाइज करेगी. ठीक. तो ये मेनली ये दो प्रकार की आपकी सैटेलाइट्स हो जाती हैं. तो बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करना इज क्वाइट एन एक्सपेंसिव अफेयर. ठीक है, इजी नहीं होता है. ठीक है, इसका जो रेंज होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट के एकदम करीब भी हो जाता है. लाइक इट इज एज लो एज 500 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड टू एज हाई एज 35,900 किलोमीटर इन एल्टीट्यूड. 500 से लेके 35,900 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ये वेरी कर रहा है. तो यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूअस फ्यूल की जरूरत होती है, राइट. एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की जरूरत होती है ताकि वो सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी के अंदर पुल होके डिस्ट्रॉय ना हो जाए और लॉन्ग टाइम तक हम उसको सस्टेन कर सकें. तो हमारी कंट्री का जो मिशन है कि जितने भी हमारे स्पेस मिशंस हैं उनको हम लोग एनवायरमेंटली और फाइनेंशियली लॉन्ग रन के लिए हम लोग उनको कैसे सस्टेनेबल बना सकते. एनवायरमेंटली या फाइनेंशियली लॉन्ग रन के लिए हम इन स्पेस मिशंस को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है. ओके, दिस इज आवर प्रायर मोस्ट और द प्राइम ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो बेसिकली in order to maintain or in order to attain the efficiency in terms of cost, इसरो ने क्या किया है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्रायोजेनिक? जब भी हम लोग क्रायोजेनिक वर्ड सुनते हैं एंड व्हेनेवर वी आर रीडिंग एनीथिंग अबाउट स्पेस साइंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय क्रायोजेनिक? एनी रैंडम गेस? हाँ जी, इंजन होता है, राइट. उसमें फ्यूल कंबस्शन, इंजन में क्या होता है, फ्यूल इज कंबस्टेड, राइट. हम लोग यूजुअली काइनेटिक एनर्जी एंड कंबस्शन फ्यूल की बेसिक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू रन एन इंजन, राइट. अब यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक का मतलब कोई भी मटेरियल जिसको हम लोग अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे स्टोर कर सके, लाइक डीप से भी ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे हम लोग स्टोर कर सके, दैट इज क्रायोजेनिक. इसमें आपकी गैसेस यूज हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड ऑक्सीजन, ओके, लिक्विड हाइड्रोजन, केरोसिन, लिक्विड नाइट्रोजन. अब आप खुद सोचो, गैस जो अपने नेचुरल स्टेट, मॉलिक्यूलर नेचुरल स्टेट में ऑब्वियसली गैसियस फॉर्म में रहती है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए ऑब्वियसली हमें कम टेम्परेचर्स की जरूरत होगी. बेसिक साइंस. जैसे पानी है, पानी को बर्फ में कैसे जमाते हैं, यूजिंग फ्रीजर, राइट. गैस को भी लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए वी नीड अल्ट्रा लो टेम्परेचर, दैट इज व्हाट क्रायोजेनिक इज. तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन ये होता है कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन में आपने ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर लिया एंड साथ ही साथ आप केरोसिन का यूज कर रहे हो. तो इसरो ने बेसिकली जो डेवलप किया है दैट इज अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन. सेमी इसलिए क्योंकि यहाँ पे केरोसिन यूज हो रहा है ऑलरेडी, जो पहले से लिक्विड फॉर्म में, एंड लिक्विफाइड नाइट्रोजन यूज हो रहा है. लंबे समय तक स्पेस में ये सस्टेन कर सकते हैं, लंबे समय तक कंटिन्यूअस कंबस्शन और कंबस्टेबल फ्यूल ये प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी सैटेलाइट को. अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्पेस में हमने कम्युनिकेशन या इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करी है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है,
एंड उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा. Ultimately, it helps with maintaining a longer duration and a higher efficiency of the satellite. ठीक है, अभी ये important किस लिए है? हम लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज में क्या देखा था? That इसरो ने कुछ टाइम पहले हम लोगों ने न्यूज में क्या देखा था? इसरो ने या पार्लियामेंट ने इसरो को क्वेश्चन किया है. पार्लियामेंट ने सवाल उठाया था इसरो पे रिगार्डिंग GSAT-18 सैटेलाइट. GSAT-18 कुछ नहीं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में जो ट्रांसपॉन्डर्स थे, दे वर लाइंग आइडल. The transponders in this communication satellite, they were lying absolutely idle. इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांसपॉन्डर्स लाइंग आइडल का मतलब कि जो ट्रांसपॉन्डर एक बेसिकली डिवाइस होती है दैट रिसीव्स द रेडियो सिग्नल एंड ट्रांसमिट्स अ डिफरेंट सिग्नल, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन, संचार दैट इज वो संभव हो पाता है, दैट इज बीइंग मेड पॉसिबल. ठीक है, तो ये आपका ट्रांसपॉन्डर्स जो है वो क्योंकि आइडल पड़े हुए हैं, द ट्रांसपॉन्डर्स आर लाइंग आइडल, तो ये आपका GSAT-18 सैटेलाइट, इसके ऊपर सवाल खड़ा गया कि क्या इसकी वैलिडिटी है गिवन द फैक्ट कि ये अभी एग्जिस्ट कर रही है, साथ ही में आपने GSAT-19 ऑलरेडी लॉन्च कर दिया. तो आप अपने स्पेस मिशन को कैसे क्या कर रहे हो फाइनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेंस पे आंसर आ भी जाए तो आप ये भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो. इस टेक्नोलॉजी के बारे में आप कोट कर सकते हो कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स अगर हम लोगों ने सक्सेसफुली डेवलप कर लिए तो दैट विल help in sustaining our space missions for a longer time. ठीक है, this is also relevant for launch vehicle MK3. Okay, launch vehicle क्या? एक ऐसी vehicle जो स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, उसको लॉन्च vehicle कहते हैं. ठीक है, इसरो ने जब से स्टैब्लिश हुआ है तब से लेके अब तक 3 लॉन्च व्हीकल्स में काम किया है. अभी जितनी भी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं वो GSLV MK3 के पेलोड से लॉन्च होती है. जो LVM-K3 है, जो बेसिकली लॉन्च व्हीकल MK3 है, दैट इज प्राइमरीली बीइंग डेवलप्ड टू यूज द सेमी क्रायोजेनिक इंजन. तो इट इज एन एक्सपेरिमेंट एंड अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया है क्योंकि इसको तमिलनाडु के कोस्ट से, बेसिकली महेंद्रगिरी कोस्ट है, वहां से उसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च कर दिया गया. Okay, so this happens to be quite relevant. दूसरा important aspect related to your current affairs is xenotransplantation. ठीक है, तो चाइना ने एक important landmark achievement हासिल किया है, that is पिग का जो लिवर है उसको ह्यूमन बीइंग में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया. ओके, सो xenotransplantation कोई भी एक ऐसा ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस होता है जो हम लोग एनिमल टिश्यूज या एनिमल ऑर्गन्स को हम लोग ह्यूमंस में ट्रांसफर करते हैं. एनिमल ऑर्गन्स को ह्यूमंस में ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट कोई बहुत नया नहीं है, राइट? मॉडर्न साइंस में इट वाज सक्सेसफुली लाइक फर्स्ट कंडक्टेड इन द ईयर 2022 या फिर कॉन्सेप्चुअलाइज 2022 में हुआ है, 2025 में अभी चाइना ने इसको लॉन्च कर दिया. तो बेसिकली होता क्या है जेनो ट्रांसप्लांटेशन? कोई भी एनिमल, जैसे हम लोग स्कूल में थे, बायोलॉजी पढ़ते थे तो एनाटॉमीज पढ़ते थे कि जो डॉग है, फ्रॉग है, पिग है, ये सारे एनिमल्स क्या ह्यूमन बींग्स से काफी मिलते जुलते हैं. टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी कई कई स्कूल्स में फ्रॉग्स की एनाटॉमी कराई जाती थी, राइट? तो सेम थिंग अब पिग का क्या ये सीन है कि पिग फार्मिंग इज इंक्रीजिंग टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो ये काफी ज्यादा एक्सेसिबल है. अब हम दूसरे क्रिटिकल इशू पे आते हैं. द अनदर क्रिटिकल इशू हियर इज कि ह्यूमन टू ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है. What are the challenges? What are the challenges in human to human transplant? Exactly. Body accept नहीं करती.
कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने ब्लड ग्रुप मैच कर लिया, हम लोगों ने इम्यूनिटी मैच कर ली, एंड डॉक्टर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया, सर्जन ने ग्रीन सिग्नल दे दिया दैट यस द बॉडी इज केपेबल टू रिसीव द ऑर्गन। एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, बॉडी रिजेक्ट करने लगती है, एंड कई सारे केसेस में, कई मामलों में टर्न्स आउट टू बी फेटल ऑल्सो, राइट। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या करते हैं आपके इम्यूनो सप्रेसेंट्स, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है, जैसे इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को वो कैसे देखती है, दैट इट इज एन इन्फेक्शन, राइट, इट्स एन इन्फेक्शन एंड वी हैव टू फाइट इट। तो हम छोटे मोटे बैक्टीरिया और वायरस की बात करें तो हमको बुखार आ जाता है, यहाँ पे पूरा बड़ा सा ऑर्गन जा रहा है दूसरी बॉडी में, राइट। वी हैव टू ट्रेन आवर इम्यून सिस्टम, we have to train our immune system to accept it, to recognize it, right। तो इसमें क्या होता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, यूजुअली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स के फेलियर का ये रीजन है। तो यहाँ पे जेनो ट्रांसप्लांटेशन कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉर्टेंट है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज यूज होती है दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग प्लस जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो बेसिकली जो एनिमल है, जो पिग है, उसमें हम पहले ह्यूमन सेल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। ग्राफ्टिंग, वी आर इंट्रोड्यूसिंग ह्यूमन सेल्स इन द पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द पिग। फॉर एग्जाम्पल लिवर का ट्रांसप्लांट हुआ तो लिवर में हम लोगों ने ह्यूमन सेल्स इंट्रोड्यूस करे, लिवर, पिग के लिवर से हमने फिर से ब्लड ड्रॉ किया और उसको कंसर्न्ड पेशेंट में दोबारा ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, पिग के सेल्स एंड ह्यूमन के सेल्स दोनों ही कंबाइंड हो गए, पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करे जा रहे हैं जिसको ऑर्गन रिसीव करना है, राइट, द पेशेंट दैट नीड्स टू रिसीव द ऑर्गन। क्या हो रहा है, वी आर ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर जो हमको डोनर बॉडी से मिलने वाला है। साथ ही साथ पिग के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया ताकि रिजेक्शन के चांसेस को हम मिनिमाइज कर सकें। सो दीज आर द टू मेथड्स बेसिकली कि कैसे हम जेनो ट्रांसप्लांटेशन को सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। तो इसको बेसिक क्या इसको नाम दिया गया है, इट हैज बीन टर्म्ड एज अ ब्रिज थेरेपी, ठीक है, इसको ब्रिज थेरेपी का नाम दिया गया है। क्यों ये ब्रिज थेरेपी है, क्योंकि अभी भी साइंटिस्ट को नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए कितना सस्टेनेबल है, राइट। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट ही 1-2 महीने में फॉल आउट हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसप्लांट्स दे फॉल आउट इन 1 or 2 months। यहाँ ब्रिज थेरेपी में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द ब्रिज थेरेपी, दैट अगर कोई डोनर, अगर कोई पेशेंट है जिसको सपोज लिवर, किडनी, व्हाट्सएवर ट्रांसप्लांट किसी ह्यूमन बीइंग से ही रिसीव करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग, टेम्परेरी पीरियड के लिए, उसकी लाइफ स्पैन को एलोंगेट करने के लिए हम ये जेनो ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकते हैं एज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, कि वो बॉडी फंक्शनिंग स्टेट में रहे। वी कैन एलोंगेट द लाइफ स्पैन till we receive the original organ that is to be implanted inside the human, ठीक है, इसीलिए इसको ब्रिज थेरेपी का भी नाम दिया गया। इंटरेस्टिंग। दूसरा बहुत ही लाइक छोटा सा एक फ्रैंकिनसेंस नाम का एक पेड़ है, फ्रैंकिनसेंस नाम का एक पेड़ है दैट इज यूजुअली फाउंड इन द आइलैंड ऑफ यमन, यमन के आइलैंड में पाया जाता है। क्रिश्चियंस के बीच में ये काफी, इफ वी सी दैट दिस इज काइंड ऑफ रेलेवेंट फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनका कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है, ऑलराइट। तो इसको अभी IUCN ने, पहले ये वल्नरेबल कैटेगरी में था, बाद में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आया, अब इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड
कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया. नाउ इट हैज बीन एडेड इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. अब इसको यूज हम लोग इंसेंस स्टिक जो अगरबत्ती होती है उसके लिए करते हैं, फ्रैग्रेंस के लिए करते हैं, इसके मेडिकल यूजेस भी हैं, राइट. नेटिव टू यमन, जो आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट स्ट्रक्चर होता है वहाँ का ये नेटिव है. हैज बीन अ न्यूज एंड दैट इज ऑल दैट वी नीड टू नो अबाउट इट. जो ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज हमारे लिए कवर करने वाला, दैट इज द, यस, हाँ हाँ ओके ओके, ये वाला फ्रैंकिनसेंस बेसिकली एक पेड़ का स्पीशी है जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में पाया जाता है, राइट. एरिड टू सेमी एरिड, राइट. इसमें से जो रेजन निकलता है, रेजन इज बेसिकली हैज अ वेरी प्लेजेंट फ्रैग्रेंस. तो इसको फ्रैग्रेंस, इंसेंस स्टिक्स और इवन इसके मेडिकल यूजेस भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंडेमिक, ओरिजिनली इट इज फाउंड इन द यमन, इन द आइलैंड्स ऑफ यमन. यमन के एक आइलैंड में इसको पाया जाता है. न्यूज में ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली IUCN ने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इंक्लूड किया है. अर्लियर इट वाज इन दी वल्नरेबल कैटेगरी, बाद में एंडेंजर्ड में आया. नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड, यानी कि इसकी स्पीशीज को खतरा है, इसके एग्जिस्टेंस को खतरा है. जैसे हमारी कंट्री में क्या रेड सैंडलवुड है, दैट इज दी ओनली थिंग. बहुत बड़ा लाइक डिटेल में इसको जानने का जरूरत नहीं है. यहाँ डिटेल में जानने वाला है इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील. आपका इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील क्या कह रहा है? कब साइन हुआ था, याद है आपको? मनमोहन सिंह का जब रिजीम था 2007-8 के टाइम पे इंडिया को क्या मिला था? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से एक वेवर मिला था, और साथ ही वेवर इंडिया को USA ने भी दिया था. किस चीज का वेवर दिया था? India as a country has not signed non-proliferation test ban treaty. जो आपका NPT है, नॉन प्लोरिफिकेशन ट्रीटी है, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, CTBT, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं जो इंडिया ने साइन नहीं किए हैं. इसका बेसिक मतलब ये है कि जो कमर्शियल पर्पस के लिए, पीसफुल तो छोड़ दो, 1947 से ही हमने अपना डॉक्ट्रिन बना रखा है कि वी विल यूज न्यूक्लियर एनर्जी ओनली एंड ओनली फॉर द पीसफुल पर्पस. ठीक, इंडिया ऑलरेडी क्या फॉलो कर रहा है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. व्हाट इज द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? हम लोग पहले अटैक नहीं करेंगे. किसी भी सर्कमस्टांस में कितना भी घनिष्ठ वॉर हो जाए, जंग छिड़ जाए, हम लोग न्यूक्लियर अटैक कभी नहीं करेंगे. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. बट इट कम्स आफ्टर एक और डॉक्ट्रिन है, मैड डॉक्ट्रिन. मैड डॉक्ट्रिन क्या कहलाता है? यस, म्यूचुअली assured destruction. हम यूज नहीं कर रहे हैं पहले, बट अगर तुमने यूज किया तो तबाही मचा देंगे, इतना ज्यादा रिटेलिएट करेंगे कि तुम सालों साल रिकवर नहीं कर पाओगे. ये लिटरली आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस की वेबसाइट पे जाओगे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पूरा आपको ओरिजिनल PDF मिलेगा, राइट. And it is not that peaceful. ठीक है, we are surrounded by countries like China and Pakistan. ठीक है, how is it possible कि हम लोग अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स डेवलप ही ना करें? ठीक है, there is a very strong reason इंडिया ने क्यों नहीं साइन किया. नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी हम लोग अगर साइन करते तो इसका पूरा मतलब है कि आप न्यूक्लियर में कुछ करो ही ना एनर्जी डेवलप करो, ना टेक्नोलॉजी डेवलप करो. इट इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट.
अब हमारा जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है, it is not possible for us to follow something like nuclear disarmament. Agreed or not? It will be like a symbol of stupidity अगर हम लोगों ने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नहीं अप्लाई किया तो। अगर हम लोग नहीं अप्लाई करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, वी विल कम अक्रॉस एज वीक। अग्रीड? जब पाकिस्तान डेवलप कर रहा है, जब चाइना डेवलप कर रहा है, जब इजराइल डेवलप कर रहा है, P5 नेशंस के पास सब कुछ है, तो फिर हम लोग क्यों अपनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं करें यार? ओके तो क्या what we considered as non-proliferation treaty and even the comprehensive test ban treaty as somewhat what discriminatory? कि हमारे लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे एक्चुअली, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दे एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। इसीलिए हमको 2007 में वेबर हम लोगों ने ऐसे ही तो नेगोशिएट किया, right? That is why we are not a member of NSG, although NSG की membership we are actively seeking, but we are still not members of NSG, right? पहले हम लोगों ने पोखरन टेस्ट किया तो हमको सैंक्शंस का डर धमका दिया गया, that we will impose sanctions on you। फिर दूसरा जो हम लोगों ने टेस्ट किया था, that was the स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट। स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट, that is a peaceful test, उससे भी कंट्रीज को प्रॉब्लम होने लग गई। काफी सालों तक नेगोशिएशन चला, नो नीड टू नोट इट डाउन, जस्ट रजिस्टर इट इन योर हेड। काफी सालों तक नेगोशिएशन चला एंड देन वी केम अप विद अ अग्रीमेंट कि ठीक है, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी आर मिनिस्ट्री इज व्हाट, आर मिनिस्ट्री इज नॉट द मिनिस्ट्री ऑफ ऑफेंस, वी आर नॉट ऑफेंडर्स, वी आर व्हाट, डिफेंडर्स, वी आर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। यानी कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिफेंड करेंगे। You're not attacking at the first place, चाहे न्यूक्लियर अटैक हो गया, चाहे कोई भी वॉर हो गया, you're not attacking, वासुदेव कुटुंबकम, but if you attack we will defend and that is justified, that is something that is agreeable। ठीक है, तो हमको NSG से वेवर मिला, USA से वेवर मिला, 2007 में अग्रीमेंट हमने साइन किया कि ठीक है, हम लोग क्या यूएस की जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं, वो इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब व्हाई आर वी एम्फसाइजिंग सो मच ऑन न्यूक्लियर एनर्जी? लाइक रेन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें तो वी हैव सोलर, वी हैव विंड, वी हैव लार्ज हाइड्रो पावर, वी हैव स्मॉल हाइड्रो पावर। न्यूक्लियर एनर्जी पे इतना फोकस क्यों? Yes. हाँ, कैन बी, यस, एक तरीके से। दैट इज ट्रू। ठीक है, इसको हम लोग जो आप कह रहे हो दैट इज नोन एज न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस का यही मतलब होता है कि हमारे यहाँ जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की एक संस्था है जो सारी कंट्रीज जो न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करती है उनको मॉनिटर, क्लोजली मॉनिटर करती है कि किसी और पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने अश्योरेंस दे दी अपनी तरफ से कि नो फर्स्ट यूज है, हम लोग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कंप्लायंस को भी बाय हार्ट लीगली फॉलो करेंगे, राइट? तीसरा रीजन न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग इसलिए भी ज्यादा फोकस करें, इट इज हाईली एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाईली एफिशिएंट सोर्स मतलब कि एक बार जब न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन कोई सा भी रिएक्टर हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आपका फिजन हो जाता है, राइट? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में आपका फ्यूजन ऑपरेट कर रहा है। जब वो एक न्यूक्लियर पीक पे पहुंच जाता है, पीक रिएक्शन होने लगता है, उसके बाद इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड। इट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड, यानी कि लॉन्ग रन में वो एनर्जी प्रोड्यूस करता ही करता रहेगा एंड लॉन्ग रन में इसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है दैट रिड्यूसेस। लॉन्ग रन में न्यूक्लियर एनर्जी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा कम हो जाता है।
आफ्टर इट रीचेज अ पीक लेवल ऑफ फिजन और फ्यूजन व्हाटसोएवर, फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसे हमें अलग से रन करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इफ यू लुक एट मेजर यूरोपियन इकोनॉमीज को अगर हम लोग देखें, जैसे हंगरी हो गया, स्वीडन हो गया, हंगरी आप देखोगे 70% एनर्जी उनकी न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर पावर्ड, राइट। सो ये एक ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इस साल हमारे बजट में भी हम लोगों ने एज मच एज 200 बिलियन रुपीज का, आई थिंक दिस इज एन एग्जैजरेटेड फिगर, बट वी हैव carved out a good amount of budget for generating nuclear capabilities, ठीक है। अभी हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। इंडिया का जो थर्ड फेज है, इंडिया का जो थर्ड फेज है दैट वाज फोकसिंग ऑन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। इंडिया का थर्ड फेज हैज बीन फोकसिंग ऑन प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। जो आपका अभी बजट में हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है उस पर चाइना अग्रेसिवली काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी इंडिया ने जिस यूएस फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट साइन किया है, दैट फर्म हैज अ स्पेशलिटी इन बिल्डिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जो कि और भी ज्यादा एफिशिएंटली न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करके हमारे लिए देंगे, ठीक है। अगर हम अपना टारगेट देखें तो विकसित भारत का जो टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन, 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन 2021 बाई 2031-32 कह रहे थे, 2031-32 की अगर बात करें तो वी आर फोकसिंग ऑन रफली अराउंड 21,000 मेगावाट के आसपास न्यूक्लियर पावर हम लोग जनरेट कर सके। ये हमारा एक बाय एंड लार्ज ब्रॉड टारगेट है, ब्रॉड फोकस है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है कि बॉटलनेक्स क्यों है। आपको दूसरा सवाल ये पूछना चाहिए कि 2007 में मान लो हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर दी थी यूएस के साथ, या फिर चलो टॉक्स हमारे स्टार्ट हो गए थे, बट इट टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि 2007 के बाद अब जाके कुछ सब्सटैंशिएट होकर हमारे पास आ रहा है। तो इतना लंबा समय क्यों लगा। मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, व्हाट आर द ब्रॉड की टर्म्स दैट यू कैन यूज इज लीगल, रेगुलेटरी, लीगल ब्लॉकेजेस, आपके रेगुलेटरी ब्लॉकेजेस, राइट। तीसरा एक आ जाता है इंडेमनिटी क्लॉज, एक आ जाता है आपका क्या, इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी क्लॉज बेसिकली ये कहता है कि यार न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अ रिस्की बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जापान में जो फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। सो न्यूक्लियर रिएक्टर से लीकेज हो गया, सालों साल तक उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। शर्नोबिल वो तो अटैक था, फुकुशिमा वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंटल लीक, इट वाज एन एक्सीडेंटल लीक। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, दैट इज द क्वेश्चन। इंडेमनिटी क्लॉज के बारे में बजट में भी बताया है, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कहीं लीकेज हो गया, अगर कहीं रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलना स्टार्ट हो गई किसी इलाके में एंड वहां से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा, राइट, लॉन्ग रन डैमेजेस हो सकता है, लॉन्ग रन व्हाट वी कैन से इम्प्लीकेशंस उसके देखने को मिल सकते हैं। तो जो कायदे से जो प्राइवेट फर्म है जिसने प्लांट बिल्ड किया है उसको लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शुड बी टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कॉम्पनसेशन। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कल को कोई डिजास्टर हुआ तो कॉम्पनसेशन कौन देगा, कौन इसका जुर्माना भरेगा, कौन इसकी भरपाई कौन करेगा, दैट इज द थिंग।
तो ये सारे बेसिक लीगल चैलेंजेस है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर डील्स जो हैं बहुत जल्दी इतने स्पीड के साथ सब्सटैंशिएट नहीं हो पाती। दैट इज वन एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये जो सारे चैलेंजेस हैं इनको हम लोग क्या बॉटलनेक्स के नाम से कह सकते हैं। दिस इज जस्ट व्हाट वी कैन से कीवर्ड्स। मेंस में लिखोगे सुंदर लगेगा, एग्जामिनर को भी मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हमारी कंट्री में जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है, इसमें भी हम लोग क्या इंडेमनिटी क्लॉज पे, इंडेमनिटी क्लॉज में अमेंडमेंट्स करेंगे। क्या अमेंड करेंगे कि जो प्राइवेट फर्म है आपका, जो आपका प्राइवेट फर्म है वो एक लेवल तक ही लॉसेस की भरपाई करेगा। उस लेवल के बाद यानी कि एक कैप, एक लिमिट के पास अगर उससे कहीं ज्यादा लॉस होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिला के ले लेंगे। दैट इज द क्लॉज दैट इज बीइंग अमेंडेड, ताकि फ्रांस, जापान, कनाडा एंड इवन यूएस से जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी न्यूक्लियर फर्म्स हैं जो रिएक्टर्स बिल्ड करती है हमारे लिए, राइट, वो इन्वेस्ट कर सके, एटलीस्ट उनको एनकरेजमेंट मिल सके। ठीक है, इंडेमनिटी क्लॉज भी रेगुलेट हो गया है तो इतना ज़्यादा हमको लॉस बियर करने की आवश्यकता नहीं होगी। दैट इज दी क्रक्स। ठीक है, तो ये मेंस के लिए भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जो यूएस कंपनी है, जिस हम लोग बेसिकली यूएस कंपनी की बात कर रहे हैं, हॉलटेक, ऑलरेडी इसने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का प्लांट जो है वो दहेज में इस्टेब्लिश कर दिया है। दैट इज बेसिकली इन गुजरात। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है दहेज में इस्टेब्लिश हो गए, दैट इज देयर इन गुजरात। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल माइलस्टोन एंड इसके जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। All right, so that is another important aspect that you need to know. ठीक है, लॉन्ग रन में इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन एमिशन है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें अचीव करना, उससे भी अलाइन होता है। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट दैट यू कैन ऐड ऑन टू इट। मेंस में इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई हम लोग इसको इतना डिटेल में जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंडिया और यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील है, इसमें प्राइवेट फर्म्स ही पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट। यूएस की जो प्राइवेट फर्म है और इंडिया में जैसे आपका हो गया होल्टेक एशिया, होल्टेक की ही एशियन सब्सिडरी है, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स हो गए, लार्सन एंड टूब्रो हो गए, इन सब के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। ठीक है, हर 10 सालों में इनकी जो टेक्नोलॉजीज होंगी उनको अपग्रेड किया जाएगा एज पर द चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स, एंड हर 5 सालों में इनका रिव्यू होगा। ठीक है, रिव्यू में ऑब्वियसली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का इंपॉर्टेंट रोल, क्रिटिकल रोल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी है? जापान, जापान के साथ आई थिंक समवेयर अराउंड 2017 के आसपास, 2017 के आसपास हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी। एंड ये एक ऐसी डील थी कि जापान के थ्रू यूएस और फ्रांस की प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कमर्शियल स्केल पे डेवलप कर सकते। अदर कंट्री इज व्हाट? रशिया, कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट दैट इज देयर इन तमिलनाडु, राइट। आप मैप वर्क इसका कर लेना। मैप वर्क क्या करोगे आप? कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इन इंडिया? बेसिक जीके हो गया ये आपका।
बेसिक जीके हो गया कि नहीं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कौन कौन से हैं, इसका बेसिक मैप वर्क। वर्ल्ड ओवर इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने एनपीटी साइन नहीं किया है, वन, बट उसके बावजूद भी वी हैव मैनेज्ड टू बैग अ प्लेस और सक्सेसफुली एंटर इनटू अ सिविल न्यूक्लियर डील with various countries including the US, Japan, France, Russia. Okay. दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है कमर्शियल स्केल पे, कहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग बिल्ड कर रहे हैं फॉर पीसफुल पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी जनरेशन, वो मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम के अंदर आ जाते हैं। दे कम अंडर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, राइट। मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में आ जाता है आपका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, वासेनार अग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, and MTCR. MTCR basically missile technology control regime. तो बेसिकली ये जो 4 अग्रीमेंट्स का मैंने यहाँ पे नाम लिया है, ये क्या कर रहे हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव, चारों का ही ब्रॉड ऑब्जेक्टिव है कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो आपके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे हम लोग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स कैसे इम्पोज कर सकते। एनएसजी की मेंबरशिप अभी तक हमें नहीं मिली है क्योंकि इसका प्रायर क्राइटेरिया ही यही है कि कोई भी एनएसजी का अगर मेंबर है तो उसको नॉन प्लॉरिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करना होगा। अब ये दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया, ठीक है, वी आर स्टिल एक्टिवली सीकिंग अ मेंबरशिप और एनएसजी से हमको ऑलरेडी काफी सारे वेवर्स मिल चुके हैं। बट सक्सेसफुल, अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल अचीवमेंट देखें मोदी गवर्नमेंट का, तो सबसे पहले वी साइंड द वासेनार अग्रीमेंट, वी मैनेज टू बैग अ मेंबरशिप टू द वासेनार अग्रीमेंट। वर्ल्ड ओवर इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में सिर्फ 42 मेंबर नेशंस को ही सीट मिली है, इंडिया इज वन ऑफ देम, एंड इतने सालों में अब जाके हम लोग इसको बैक कर पाए। लाइकवाइज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में ही बहुत ज्यादा मेंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। इंडिया अचीव्ड अ मेंबरशिप राइट आफ्टर द वासेनार अग्रीमेंट ने जैसे ही ग्रीन फ्लैग दे दिया, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भी ऐड हो गया, राइट। MTCR ऑल्सो सेम ईयर 2018 में इंडिया को मेंबरशिप मिल गई। ओके, तो ये 3 हमारे सक्सेसफुल अचीवमेंट्स हैं जिसकी वजह से आगे चल के हमारे जितनी भी न्यूक्लियर डील्स को अगर हमें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, इसका मेंबरशिप हमारे लिए फायदेमंद होगा, राइट। यहाँ पे अगर आप दूसरा वर्ड अगर यूज करोगे तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी होती है। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी? इट इज अ डुअल यूज टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली। एक हम कमर्शियल पीसफुल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और दूसरा हम लोग एज अ वेपन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया यहाँ पे आज। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अलग से डिस्कस कर लेंगे, आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। अपने एंड से भी एक बार देख लेना मोहम्मद यूनुस का जो स्टेटमेंट आया है रिगार्डिंग बांग्लादेश, जो है वो गार्ड कर रहा है इंडियन ओशन रीजन को। सुनने में ही हंसी आ रही है, राइट, बट दैट्स अ फैक्ट। बोलने से पहले सोचना चाहिए इंसान को। ये पूरा जो
इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये भी हुआ है कि अभी मोहम्मद यूनुस एंड चाइना की मीटिंग होने जा रही है, चाइनीज प्रीमियर का मीटिंग होने जा रहा है रिगार्डिंग सम इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ठीक है, तो यूनुस जी क्या कर रहे हैं, खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे, कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। रीजन बीइंग चाइना किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, क्या हो जाता है उस कंट्री के साथ, सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस। व्हाट हैपेंड विद श्रीलंका। पाकिस्तान भी अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ कर रहा है। बांग्लादेश सामने से आके कह रहा है चाइना से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो आके। नाउ दैट इज व्हाट, you are not learning lessons from what other countries, what happened with other countries. All right, now what happened is कि इसी बीच what मोहम्मद यूनुस tried was कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ ही tried to meet as if he is trying to seek permission from मोदी जी कि जाके मैं चाइनीज प्रीमियर के साथ मिल लूं कि नहीं। right, before meeting the Chinese premier he tried to contact and meet मोदी जी। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट से क्लियर कट रिजेक्शन आ गया, अनरीचेबल, अनअवेलेबल। फिर आज ये कल ही ये उन्होंने भयंकर सा स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग इंडियन ओशन रीजन कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बांग्लादेश प्रोटेक्ट कर रहा है। यस, वीडियो देख लो। राइट, अभी ये न्यूज में है, दैट इज अ फैक्ट, unbelievable but true. You go to the first post website, you will see him saying that जो नॉर्थ ईस्ट नेशन है उनका जो वाटर का जो एक्सेस है that is completely under the domain of Bangladesh. Doesn't make any sense, does it? Sounds hilarious, right? It is. And अभी I think ये न्यूज में हो रहा है कि probably फिर से मिलिट्री कूप हो जाए बांग्लादेश में। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड एक्टिवली फॉलो। क्या क्या इसमें आपको फॉलो करना है, मैप वर्क देख लेना। इंडिया ने ऑलरेडी कितने सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे। अभी हम लोग न्यूक्लियर पावर डील की बात कर रहे हैं, राइट? तो व्हाट हैपेंड वाज, इंडिया ने रशिया के साथ, बांग्लादेश को कभी सैंक्शन नहीं मिलेगा फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दैट इज फॉर अ फैक्ट, वी ऑल नो, राइट? इंडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश की मदद करी थी 2017 में रशिया के साथ अग्रीमेंट साइन करके। रशिया के साथ हम लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया था, बेसिकली अ रशियन फर्म, टू डेवलप प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स फॉर बांग्लादेश। ओके, इट वाज अ जॉइंट कोऑपरेशन प्लान। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी देख लो, चाहे आप हाइड्रो पावर प्लांट्स देख लो, रोडवेज देख लो, रेलवेज देख लो, थर्मल पावर जनरेशन देख लो, हर एस्पेक्ट में इंडिया हैज ऑलवेज हेल्प्ड बांग्लादेश टू डेवलप इट्स बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अभी यू कैन सी द चेंज इन पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। लिटरली अगर आज की डेट में इंडिया को अटैक करना होता बांग्लादेश में, इंडियन आर्मी वुड हैव गॉटन इनटू इट इन हार्डली 20 minutes. Not a big deal for us. Follow it, it is interesting. ठीक है, let's conclude the class for today. Take care.